हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं एक बार फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था का पर प्रभाव। यानी ब्रिटिशों ने जब भारत पर शासन किया, और 1947 तक, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था का को तहस नहस कर दिया। उसके बारे में देखेंगे इन्होंने कौन कौन से अधिनियम लाए, कैसे कैसे भारतीय उद्योगों को नष्ट करते चले गए, और कि कोई नया चीज यहाँ पे विकसित किया ही नहीं, नए उद्योग लगाए नहीं, और कैसे भारत से सारे धन लूट ले गए लुटेरे। कौन? अंग्रेज लुटेरे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? भारतीय उद्योगों का अभाव, प्राकृतिक साधन की कमी, या फिर विदेशी पूंजी की कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारी उद्योगों का अभाव, भारी उद्योगों का अभाव हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ के जब सारे जो उद्योग थे, भारतीय उद्योग, उन्हें नष्ट कर दिया। यहाँ से पैसे वगैरह जो थे वो ब्रिटेन भेज दिया करते थे, और यहाँ पे कोई निवेश नहीं किया। धन तो ले गए, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ दिया नहीं। इसलिए जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, वह एक गरीब देश बन गया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत एक कृषि प्रधान देश था। क्या था? कृषि प्रधान देश, और आत्मनिर्भर था। लेकिन जब इन्होंने यहाँ भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया, तो भारत एक गरीब देश के ओर बढ़ता चला गया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, डफरिन, या फिर वेलेजली? किसने लागू किया इस्तमरारी बंदोबस्त? तो किसके द्वारा लागू हुआ था? एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और इस्तमरारी बंदोबस्त को और क्या कहते हैं? जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त, और क्या कहते हैं? इसे ही अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था? यह कॉर्नवालिस के द्वारा कब चालू किया गया था? 1793 में। और कहां कहां पे चालू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह चालू किया गया। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। और ये भारत पे ब्रिटिशर्स का जितना साम्राज्य था, जितने क्षेत्र में फैला था, उसका कितना परसेंट था? इस पे 19% भाग पर लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, 19%। और इसमें क्या होता था? भू राजस्व जब वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा, यानी अंग्रेजों ने जमींदारों को गांव से किसानों से भू राजस्व वसूलने के लिए लगाया था। और जमींदार जो है वसूल कर 10/11 भाग, पूरे राजस्व का 10/11 भाग ये अंग्रेजों को देते थे, और स्वयं अपने पास 1/11 भाग रखते थे। ठीक है, स्वयं अपने पास 1/11 भाग रखते थे। और इसमें एक सूर्यास्त नियम भी था। क्या था? सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम में क्या था? एक निश्चित समय पर जमींदारों को अंग्रेजों के पास भू राजस्व पहुंचाना होता था। अगर वह समय पर नहीं पहुंचाता था तो उसकी जमींदारी चली जाती थी, यानी उससे जमींदारी छीन लिया जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं मित्रों। तो इसका कॉर्नवालिस हो जाएगा, 1793 में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? बताइएगा, किसके शासन में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डफरिन, या फिर वेलेजली? तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर जमींदारी बंदोबस्त, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज को कहते हैं। और यह कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया। और वेलेजली के द्वारा क्या चलाया गया था? सहायक संधि। हमने पढ़ा था आपको, वेलेजली ने सहायक संधि शुरू किया था। और डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1885।
चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बताइएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, या फिर ग्रामीण समुदायों के साथ? किसके साथ किया गया अस्थाई बंदोबस्त? हमने आपको बताया कि अंग्रेजों ने अस्थाई भू राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को रखे थे और ये किसानों से भू राजस्व वसूला करते थे। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? ये गवर्नर नहीं होगा, एक गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? अस्थायी रूप से किसने भू राजस्व व्यवस्था भारत में स्थायी स्थापित की थी? कॉर्नवालिस, जॉनसन, क्लाइव, या फिर वारेन हेस्टिंग? तो किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस। स्थायी रूप से कॉर्नवालिस ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था। आगे चलते हैं मित्रों। और क्लाइव को क्या माना जाता है? अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर। और वारेन हेस्टिंग तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है मित्रों। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? आप बताइएगा कि कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वे कब लागू किया था? 1787 ईस्वी, 1793 ईस्वी, या 1789 ईस्वी, या फिर 1790 ईस्वी? बताइएगा कमेंट में सभी लोग, क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगभग पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का 19% भाग पर यह लागू किया, जिसमें भू राजस्व जमींदार किसानों अंग्रेजों को 10/11 भाग देता था और 1/11 भाग स्वयं रखता था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बताइएगा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या फिर जमींदार के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या फिर जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, या फिर हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। क्या हो जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट बिहार में क्यों लागू किया गया? क्योंकि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ये मुनरो कौन सा भू बंदोबस्त से संबंधित है? भू राजस्व, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? थॉमस मुनरो, ठीक। किससे हो जाएगा? ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब किसान से होता है। ठीक है, रैयत का मतलब किसान से होता है। और रैयत व्यवस्था कब शुरू हुआ था? जब अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये 1792 में शुरू हुआ था। और इसको शुरू किसके द्वारा करा गया? एक कर्नल रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया। कर्नल रीड ने 1792 में शुरू किया और मुनरो ने 1820, ठीक, 1820 में। और इसमें क्या होता था? इसमें किसानों से सीधे, अंग्रेज जो थे किसानों से सीधे भू राजस्व वसूलते थे। और कितना वसूलते थे? ये 1/2, ठीक है, यानी 50% भू राजस्व किसानों से वसूला जाता था। जितना उत्पादन होता था उसका आधा अंग्रेज ले लेते थे। और ये ब्रिटिश साम्राज्य के, यानी भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य पर कितने परसेंट क्षेत्रों पर लागू था? ये लगभग आधे से ज्यादा, यानी 51% क्षेत्रों पर ये व्यवस्था लागू थी। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था?
महालवाड़ी व्यवस्था हम देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1819 में लागू हुआ था, 1819 में। और इसे किसने लागू किया था? इसे हाल मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने। कौन कौन? हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी और कौन? रॉबर्ट बर्ड, रॉबर्ट बर्ड द्वारा लागू किया गया था। और ये कितने क्षेत्रों पर लागू था? और जो इसमें महाल शब्द है, ये महाल शब्द का क्या मतलब है? महाल शब्द का मतलब ग्राम से होता है, यानी गांव। गांव से सीधे अंग्रेज जो है, सीधे समूह द्वारा जो है, गांव के समूह द्वारा अंग्रेजों को भू राजस्व जितना निर्धारित होता था उतना अंग्रेजों के पास पहुंचाया जाता था। ओके मित्रों, और इसमें पहले, सबसे पहले लगभग 2/3% भू राजस्व वसूला जाता था, यानी 66% लगभग। और बाद में इसे 1/2 कर दिया गया। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रैयत बाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? रैयत बाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? मेटकाफ, मुनरो या मेलकॉम या फिर एल्फिंस्टन? तो कौन शामिल है? कौन हो जाएगा? ये मुनरो, थॉमस मुनरो रैयत बाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। और रैयत बाड़ी व्यवस्था मुनरो और किसने शुरू किया था? मुनरो और कर्नल रीड, मुनरो और कर्नल रीड द्वारा यह व्यवस्था शुरू किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? बताइएगा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहां पर लागू किया था? बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी? कहां पे लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था? अंग्रेजों के द्वारा बंबई, मद्रास, ठीक है, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, और साथ ही साथ असम में भी लागू हुआ था। ठीक है, असम में भी इसके साथ ही लागू हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। बताइएगा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से आरंभ की थी? बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले कहां से शुरू किए? ये मद्रास से शुरू किए, इसके बाद बंबई, फिर असम। ठीक है, तीन क्षेत्रों से यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1837, 1835 में, 1841 में या फिर 1839 में? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? बताइएगा। 1841 ईस्वी में असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेज के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? किसने बताया था कि अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। और कब बताया था इन्होंने भारतीय धन का बेटेन जाना और बदले में कुछ प्राप्त ना होना बताया था, कि धन तो ले जा रहे हैं लेकिन ये कुछ उसके बदले में भारत को दे नहीं रहे हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम 1867 में इनका एक लेख आया था। इनका एक लेख था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इनका एक लेख आया था, इंडियन डेब्ट टू इंडिया। लेकिन इस लेख पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं। तो इसके बाद में उन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या किताब लिखी थी इन्होंने लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे पूरे डिटेल से अंग्रेज भारत से धन का बहिर्गमन या धन का निष्कासन कैसे किस किस तरीके से कर रहे हैं। और इन्होंने उसी वक्त बताया था, लगभग 1867 से 68 में बताया था इन्होंने कि प्रति व्यक्ति आय जो भारत की है वो 20 रुपया है प्रति ईयर। ठीक है, एक साल में भारतीय की आय 20 रुपये बताया था। और एक थे, उनका नाम था आर.सी. दत्त। इन्होंने क्या कहा था? आर.सी. दत्त के द्वारा इन्होंने भी एक लेख लिखा था, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने भी बताया था कि भारत में धन का निष्कासन कैसे कर रहे हैं अंग्रेज, जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी। तो 1867 में एक लेख प्रकाशित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्होंने बताया था कि इसमें सबसे पहले कि अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं और बदले में उसके कुछ दे नहीं रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने, जब ज्यादा लोगों में प्रचलित नहीं हुई या ज्यादा लोगों को पता नहीं चला, तो फिर उन्होंने एक किताब लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल से बताया था कि अंग्रेज कैसे भारत से धन लूट रहे हैं और उसके बदले भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं, यानी भारत को कंगाल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आर.सी. दत्त ने द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने भी एक लेख लिखा था, और जिसे ड्रेन, इनके द्वारा जो बताया गया था इसे ड्रेन थ्योरी यानी धन का निष्कासन कहते हैं, धन बहिर्गमन। ओके, तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अभी हमने बताया किसने लिखा था। आर.सी. दत्त का पूरा नाम क्या है? रमेश चंद्र दत्त। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को? द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए मित्रों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बाल गंगाधर तिलक, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी या कार्ल मार्क्स? किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बहुत घिनौनी है? तो ये और कोई नहीं, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, क्योंकि ये भारत को जिस तरीके से लूट रहे थे, इन पर ये बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे और ये अपना लेख बराबर प्रकाशित करवा रहे थे। और 1896 में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1896 में, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह माना कि ब्रिटिश भारत से धन लूट रहे हैं। इसमें स्वीकार किया गया कांग्रेस द्वारा धन के निष्कासन के बारे में। और अंग्रेजों ने जो भारत में उद्योग नष्ट होने का या होना हो जाना, इसके बदले में नए उद्योग की स्थापना ना होना, ये औद्योगिकीकरण कहते हैं, कि बिना उद्योगों के रह जाना, कि उद्योगों का कोई वैल्यू ना रहे या पतन हो जाना। ठीक है, और डेनियल डेफो तथा रॉबिन्सन ने कहा था कि जो यहाँ के भारत के कपड़े थे बने हुए अच्छे वस्तुएं, वो जो ब्रिटिशर्स में बहुत मांग थी उनकी, और वहाँ पे जो वहाँ के कपड़े के कर्मचारी थे वो इससे परेशान थे और वे मांग कर रहे थे कि भारत की वस्तुओं को यहाँ पे ना लाया जाए, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल ले जाना प्रारंभ किया और वहाँ से जो बने बनाए कपड़े थे वो भारत में एक बाजार के रूप में प्रयोग किया, जिसके कारण
वो कपड़े तो सस्ते होते थे और भारतीय जो कपड़े थे वो हाथों से बनाए जाते थे अच्छे से, और उसपे जो है कि वो महँगे होते थे। और जब ये भारतीय कपड़े वहाँ ब्रिटेन में जाते थे, तो क्या होता था कि उसपे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, जिसके कारण वहाँ के लोग इसको परचेज़ नहीं करते थे। और इसी कारण भारत के जो उद्योग थे कपड़े के, वो धीरे-धीरे खत्म होते गए, इसका क्षेत्र कम होता गया और जो कच्चे माल थे, वो यहाँ पर महँगे होते थे। क्यों? क्योंकि जो उसका उत्पादन होता था, वो अंग्रेज़ों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था पहले से ही कि इसका उत्पादन वही लेंगे अंग्रेज़, और उसको वो अंग्रेज़ जो है ब्रिटेन पहुँचा दिया करते थे। जिसके कारण कच्चे मालों का भी कमी हो गई, जिसके वो भी महँगा हो गया, जिसके कारण धीरे-धीरे जो भारत का और जो भारतीय उद्योग के जो संरक्षक थे, जैसे कि राजे रजवाड़े थे, इनका भी बहुत योगदान था कि इनको बनाए रखने में भारतीय उद्योग को। लेकिन जब इन्होंने उधर मैसूर युद्ध हुआ, मराठा युद्ध हुआ, उधर सिख युद्ध हुआ, सब पर कब्जा कर लिए, तो ये भी संरक्षण नहीं रह पाया इनका। ठीक है मित्रों, तो हमारा सेशन यहीं तक था। ठीक है मित्रों, हमारा सेशन यहीं तक था। भारत ने कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा और इसे एक गरीब देश बना दिया। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत देश जो है, वह एक गरीब देश बनकर रह गया। तो मित्रों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दें। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं। जय हिंद।